हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं संजय चौहान आज आपको जो इलेक्ट्रीशियन के अंदर जो टॉपिक अपना चल रहा था प्रारंभिक विद्युत, उस प्रारंभिक विद्युत के अंदर कौन से टॉपिक अपने आएंगे उनके टॉपिक के बारे में या फिर इन टॉपिक को अपने आगे कवर करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो सबसे पहले आएगा जैसे विद्युत धारा। तो उसको अपने देखते हैं कि जो विद्युत धारा है, आपकी जो विद्युत है या जिसको अपने इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का जो है कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो स्थैतिक विद्युत और है गतिज विद्युत। इस गतिज विद्युत को ये चल विद्युत भी बोल देते हैं कई बार। तो आप अगर देखो इस स्थैतिज विद्युत और गतिज विद्युत के अंदर डिफरेंस क्या है, तो इसके बाद में सबसे पहली बात तो आती है कि स्थैतिज विद्युत जो है इसकी खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है वो एक थेल्स नाम का वैज्ञानिक था। उस थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि आपके जो रेशम के साथ का कपड़ा था उसने उसको रगड़ा। तो रगड़ने के कारण क्या हुआ कि उसने देखा कि इसके अंदर एक ऊर्जा आ गई। तो उस ऊर्जा को इसने क्या नाम दे दिया? स्थैतिक विद्युत नाम दे दिया। अब इसके बाद में बात आती है, लेकिन इस ऊर्जा का वो कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता था। ठीक है, गतिज विद्युत है। उस गतिज विद्युत का देख लेते हैं कि इसकी जो खोज है वो खोज किसने की। तो एक वोल्टा नाम का वैज्ञानिक था। एक वोल्टा नाम का वैज्ञानिक था। उस वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि वो जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा को तारों के माध्यम से भेजने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको इसने उद्भव कर दिया। यानी कि जो आजकल आपने यूज कर रहे हैं, उस आजकल यूज करने वाली जो विद्युत है उस विद्युत को किसने बनाया था? तो ये जो वोल्टा नाम का वैज्ञानिक है उसने बनाया था। लेकिन एग्जाम टाइम में अगर वो पूछ ले कि जो विद्युत है उस विद्युत की खोज किसने की, तो खोज किसने की? थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने की। अब ये तो बात होगी कि स्थैतिज विद्युत और गतिज विद्युत की बात। लेकिन अब अपने पूरी की पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में इस जो है विद्युत का कोई भी जिक्र नहीं आएगा और इसके बारे में कोई भी कहीं भी अपने नहीं पढ़ेंगे। अपने पढ़ेंगे केवल और केवल गतिज विद्युत के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में बात आती है विद्युत की कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है? तो अपने परमाणु देख चुके हैं कि अपने इस प्रकार से अपने देखा था कि कोई परमाणु था आपका, ठीक है। और हमने बात की थी कि इस परमाणु के नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे और अपने इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की कक्षाओं के अंदर गति करते हैं। तो ये एक परमाणु हो गया। इस तरीके से बहुत सारे परमाणुओं को मिलकर अगर आपने देखा है, मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि मिलकर ही अपना जो पदार्थ है वो पदार्थ बना होता है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए दोनों वीडियोस के, तो उनको जाके आप देख के आ सकते हो। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अब देखो कि इसकी अगर अंतिम कक्षा के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे ना, तो इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैंने बोला था कि आप अगर 1, 2 और 3 है तो हम चालक बोलते हैं, और 5, 6 और 7 है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अचालक या कुचालक या इंसुलेटर बोलते हैं। या फिर अगर 4 है तो हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अंतिम कक्षा होती है उस अंतिम कक्षा में क्या होता है? 1, 2, 3, 5, 6, 7 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब देखिए कि अंतिम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे लेकिन कम है, तो कम है इसका मतलब क्या? उसके अंदर कोई ना कोई जगह खाली भी पड़ी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये परमाणु इस परमाणु से जुड़ता है और अंतिम कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं उस इलेक्ट्रॉन की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? जब विद्युत धारा की बात आएगी कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विद्युत धारा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोल सकते हैं। या दूसरा आवेश का प्रवाह, यानी कि दूसरा हम लोग बोल सकते हैं आवेश, यानी कि चार्ज का आवेश का प्रवाह। अब मैंने क्या बताया था कि एक विद्युत क्या थी? पहले विद्युत धारा जो पैदा हुई है वो क्या थी? उसने उष्मा का अनुभव किया था। उष्मा का अनुभव किया था, इसका मतलब क्या था कि उष्मा के रूप में उसने विद्युत को जो है देखा था। अब बात आती है कि विद्युत है क्या? तो एक प्रकार की आपकी ऊर्जा है और ऊर्जा का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का सीधा सा नियम है
कि आपकी कोई भी प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि आपकी कोई भी प्रकार की ऊर्जा है उसको न तो पैदा किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। यानी कि आपकी कोई भी प्रकार की ऊर्जा है उसको ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक जो इसकी स्टेज है उससे दूसरी स्टेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी आती है घर में लाइट आती है, वो क्या होती है कि तारों के माध्यम से अपने पास आ गई। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वो एक प्रकार की क्या है विद्युत ऊर्जा, उसको हमने नाम दिया हुआ है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उससे हम लोग हीटर चलाते हैं, तो हीटर अगर हमने चलाया तो हीटर से क्या हुई, उष्मा पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई। तो उष्मा पैदा हुई इसका मतलब क्या था कि वो विद्युत धारा जो थी आपकी उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। उसके बाद में हम अगर देखते हैं दूसरा उदाहरण देखें कि आपकी जो विद्युत आ रही थी उस विद्युत से हमने क्या किया, एक पंखा चला लिया। पंखा चलाने के बाद में क्या हुआ कि वो जो विद्युत धारा थी वो क्या हुई, पवन ऊर्जा में चेंज होगी। यानी कि आपकी जो विद्युत है या आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को ना तो हम लोग पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब अपने बात आती है फिर से जो विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा क्या थी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हमने क्या बोला था, विद्युत धारा बोला था। अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हमने क्या बोला था, विद्युत धारा बोला था। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या फिर विद्युत धारा की जो गति है, विद्युत धारा की गति होती कितनी है, तो विद्युत धारा की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपकी जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा की क्या होती है, गति होती है। यानी कि विद्युत धारा की गति की बात आ जाती है अगर एग्जाम टाइम में कभी भी, तो विद्युत धारा की गति कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की है। उसके बाद में बात आती है, ये तो आपकी आगे गति की। अब बात आती है कि ये जो विद्युत धारा है ये पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है या नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है। तो इसके अंदर एग्जाम टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आपकी जो विद्युत धारा है, आपकी जो विद्युत धारा है वो क्या होती है कि धन से ऋण आवेश की ओर चलती है। आपकी जो विद्युत धारा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गति होती है वो क्या होती है, इनकी अपोजिट होती है, ऋण आवेश से धन। यानी कि आपकी जो विद्युत धारा है और जो आपकी इलेक्ट्रॉन है उन दोनों की जो गति होती है, यानी कि दोनों की जो गति होती है वो दोनों के अंदर डिफरेंस आता है, अपोजिट होती है। इसीलिए मैंने बोला एग्जाम टाइम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वो पूछ लेता है कि विद्युत धारा की गति होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव होती है या नेगेटिव से नेगेटिव होती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन डाल सकता है। या इलेक्ट्रॉन से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो ऋण से ऋण होती है, ऋण से धन होती है, धन से ऋण हो सकती है। वो एग्जाम टाइम में इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अपने रखता है, ठीक है। तो अपने आगे देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या देखा कि विद्युत धारा जो थी, विद्युत धारा को किसको बोला था, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बोला था या आवेश के प्रवाह को बोला था। और विद्युत धारा की जो गति थी वो गति कितनी थी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है, या जिसको हम लोग प्रकाश की गति बोलते हैं, वो विद्युत धारा की आपकी गति थी। उसके बाद में बात करते हैं विद्युत धारा जो है आपकी किस ओर से किस ओर चलती है, तो धन से ऋण की ओर चलती है। और इलेक्ट्रॉन जो है आपके किस ओर से किस ओर चलते हैं, तो ऋण से धन की ओर चलते हैं। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि इस जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा को हम लोग किससे शो करते हैं, सबसे पहली बात तो आई से शो करते हैं। यानी कि जो प्रतीक है इसको हम लोग बदल सकते हैं कि इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक आई है। और अब बात आती है मात्रक या जिसको यूनिट बोल देते हैं या इकाई बोल देते हैं, वो इकाई क्या है, तो एम्पियर, एम्पियर बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे शो करते हैं, तो ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। एग्जाम टाइम में आपका जो है टेक्निकल हेल्पर का पेपर था, डीएमआरसी का पेपर था, उन सभी पेपर में, डीआरडीओ के पेपर तक ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात आती है, ये तो होगी विद्युत धारा के अंदर बेसिक चीजों की बात। उसके बाद में बात आती है कि जो विद्युत धारा आपकी है ये कितने प्रकार की है। तो विद्युत धारा आपकी कितने प्रकार की है,
दो प्रकार की है। विद्युत धारा आपके कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी और डीसी। एसी और डीसी बोल देते हैं। और इसको हम लोग अगर बात करते हैं हिंदी के अंदर तो प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट बोल देते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा बोलते हैं। इनके बारे में जो चेंजेस है अलग अलग बहुत बड़ी जो है इनकी थ्योरी रहेगी। एसी का एक अलग पार्ट आएगा और डीसी का एक अलग पार्ट आएगा, उसको हम लोग आने वाली जो वीडियोस रहेगी उनके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक चीजें मैं बता देता हूं कि एसी जो है उसका मेनली क्या होता है कि जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है और डीसी का मेनली सिंबल जो है इस तरीके का रहता है। ठीक है, यानी कि ये जो है अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो मान है उस मान में चेंजेस करती रहती है। लेकिन ये जो है अपनी टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो मान है उस मान में चेंजेस नहीं करती और कभी भी प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए एक बार के लिए। अगर आने वाली जो वीडियो रहेगी उन वीडियोस के अंदर इसको जो हम लोग पूरा डीप पढ़ेंगे। ठीक है, घरों के अंदर कौन सी यूज होती है? तो घरों के अंदर कौन सी होती है? प्रतिवर्ती धारा होती है। और इसका जो यूज है, इसके सोर्स की बात करते हैं, कहां से हमको मिलती है, तो ये जो है बैटरी है आपकी, डीसी जनरेटर है आपका जो है, या फिर डायनमो है, उन सभी में डायोड से जो मिलेगी वो दिष्ट धारा रहेगी। उसके बाद में एसी कौन सी रहेगी? तो आपका अल्टरनेटर है, या फिर अपने घरों के अंदर जो सप्लाई आती है जीएसएस वगैरह से, वो सारी की सारी जो है एसी के रूप में ही आती है। ठीक है, इनको हम लोग जो है लास्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आप कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, अपने डिलीट करेंगे, इसको काटना पड़ेगा। तो आगे अभी इससे के बाद में विद्युत धारा जो है इसकी बात हो गई। लेकिन अब बात की हमने इसकी इकाई की, इकाई इसकी क्या थी? एम्पियर थी। तो इसकी इकाई की बात होगी कि इकाई क्या है? एम्पियर है इसकी। ठीक है, लेकिन एक जो एम्पियर है, एक आपकी एम्पियर जो है, उस एम्पियर का मान कितना होगा? एक है एम्पियर का मान कितना होगा, इसके बारे में अभी अपने देखते हैं। तो एक एम्पियर हम लोग किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो जाएंगे। एक सेकंड समय में कोई चालक में से 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक एम्पियर जो है विद्युत धारा बोलेंगे। यानी कि एक एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के जितना होगा। उसके बाद में बात आती है, ये तो होगी क्या? विद्युत धारा की बात। लेकिन अब बात आती है कि ये जो विद्युत धारा है, ठीक है, इसके अंदर कई बार क्या होता है कि ये आपको वैल्यू जो है 6.24 भी देखने को मिलती है, 6.25 भी देखने को मिलती है और कई जगहों पे 6.28 भी देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो निम्मी की लैंग्वेज है, उस निम्मी की जो बुक है उसके अंदर 6.24 जो है उसको सही माना गया है, तो आपको 6.24 ही याद रखना है। लेकिन एग्जाम टाइम में अगर आपको उनसे रिलेटेड ऑप्शन में मिलता है कि और अधिक या कम हो, और उनसे रिलेटेड अगर ऑप्शन में मिले तो उसको आपको सही करना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, ये होगी एक एम्पियर की बात। अब बात आती है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ या फिर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या चीज है? तो इसके बारे में अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। जो आपके इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे क्यों? उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव होगा तभी तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर दबाव कौन सा कारक आपका दबाव का काम करता है? तो इसके अंदर आपका जो ईएमएफ है, या जिसको अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे क्या काम करता है? एक बल का काम करता है या दबाव का काम करता है। यानी कि ईएमएफ क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर दबाव। ठीक है, ये बात होगी इलेक्ट्रॉन ईएमएफ की। उसके बाद में बात आती है कि आपका जो है प्रतिरोध। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी है उसमें ये आपके जो तीन चीजें हैं वो तीन चीजें आपकी बार बार आएगी। ठीक है, प्रतिरोध,
पहले इसको देख लेते हैं। ईएमएफ के अंदर आपकी एक चीज रहेगी कि इसको प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक है V, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। और इकाई क्या है, तो इकाई भी वोल्टेज है, ठीक है। इतनी ज्यादा आपको हार्ड नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगी। ये है इसकी जो प्रतीक है वो V है, और इसका जो इकाई है वो क्या है, वोल्टेज है। उसके बाद में प्रतिरोध, प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, तो प्रतिरोध को हम लोग किस रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में, इसका इंग्लिश नाम है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इंग्लिश नाम है। तो इसका जो शुरुआती जो वर्ड है उसी शुरुआती वर्ड से इसने ले लिया R, कैपिटल R, ठीक है। और इसकी जो इकाई है उस इकाई की बात कर लेते हैं ओम, और इसका जो प्रतीक है इकाई का वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रतिरोध है क्या, तो आपके जो विद्युत धारा थी वो बह रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो बह रहे थे उसको हमने क्या बोल दिया, विद्युत धारा बोल दिया। और बह क्यों रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर एक दबाव काम कर रहा था, ईएमएफ नाम का जो बल था वो काम कर रहा था, जिसके कारण आपकी जो विद्युत धारा थी वो क्या कर रही थी, बह रही थी। लेकिन ये जो आपके इलेक्ट्रॉन थे ये अपने आप क्यों नहीं चल रहे थे, इसके ऊपर बल की जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट थी। तो जो आपका जो काम करता है, आपकी जो सर्किट है उनमें रुकावट का काम करता है, उस रुकावट के काम करने वाले जो कारक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यानी कि विद्युत धारा के अंदर रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है चालकता की। चालकता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल G से शो करते हैं। चालकता क्या है, तो आपका चालकता से सीधा सा मतलब चालक, जो अपने पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चालकता से क्या मतलब है कि चालकता कोई भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है या जिसको हमने विद्युत धारा बोल रहे हैं, विद्युत धारा के अंदर जो सुगमता प्रदान करेगा जो कारक, प्रतिरोध का उल्टा, यानी कि ये रुकावट पैदा कर रहा था, ये सुगमता प्रदान करने वाला जो कारक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालकता बोलेंगे। जैसे अपने देखते हैं कि जो चांदी है उसको हम लोग सबसे अच्छा चालक मानते हैं, लेकिन तांबा भी तो एक चालक है, और आपका जो है एल्यूमिनियम भी चालक है, और साथ में लोहा भी चालक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो चांदी है उसको सबसे अच्छा चालक बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो खुद का गुण है, जो विद्युत धारा को बहने का, वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि सुगमता ज्यादा प्रदान करता है, इसलिए हम लोग उसको अच्छा चालक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है ये कि एक वोल्ट क्या होगा, या एक ओम प्रतिरोध कब होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक वोल्ट प्रतिरोध, एक वोल्ट का जो वोल्टेज है या वो कब लगेगी, तो जब एक वोल्ट, जब आपका जो प्रतिरोध होगा, जब प्रतिरोध में से एक ओम के प्रतिरोध में से, जब एक ओम के प्रतिरोध में से एक एम्पियर की विद्युत धारा, जब एक ओम के प्रतिरोध में से एक एम्पियर की विद्युत धारा जब बह जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वोल्ट बोलेंगे। अब बात आती है कि एक ओम प्रतिरोध क्या होगा, एक ओम में प्रतिरोध क्या होगा, तो एक एम्पियर करंट को भेजने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जब एक वोल्ट का ईएमएफ लगता है तो हम बोलते हैं कि जो प्रतिरोध का मान है वो कितना है, एक ओम है। यानी कि जो छोटी छोटी सीधी सी डेफिनेशन है कि एक वोल्टेज क्या होगी, तो एक वोल्ट का मान क्या होगा कि एक ओम का जो प्रतिरोध होगा, आपका जो एक ओम का प्रतिरोध होगा उसमें से एक एम्पियर की अगर हम लोग करंट प्रवाहित कर देंगे तो उस टाइम क्या होगा कि वोल्टेज का मान कितना होगा, एक वोल्ट होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि एक ओम कितना होगा, तो एक एम्पियर की जो करंट है उसको प्रवाहित करने के लिए अगर हमें एक वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाना पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ओम जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस है, ये हम लोग बोलेंगे। तो अभी अपने क्या देखते हैं कि इसके अंदर विद्युत धारा के कौन कौन से आपके जो है प्रभाव है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है
हम लोग है इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमने देखा है कि आपके जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसको हम लोग सीधा देख के अनुमान लगा सकते हैं क्या कि इस तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि घर के अंदर कोई सीधी तार पड़ी हुई है तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके अंदर एक तार के अंदर करंट है या नहीं है। तो उसका हम लोगों को किस तरीके से पता लगता है, ठीक है, उसको हम लोगों को किस तरीके से पता लगता है उसके बारे में अभी देख लेते हैं भाई। तो किस तरीके से पता लगेगा, तो उसके जो है विद्युत धारा के हम लोग बोलते हैं जिसको विद्युत धारा के प्रभाव। तो इसके मेनली तो 5 प्रभाव है, जिसके अंदर पहला प्रभाव आएगा ऊष्मीय प्रभाव। मैं बोल रहा हूं, ज्यादा लिखवा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं जो बोल रहा हूं आपको क्या करना है कि एक बुक लेनी है, बुक लेके उसमें से टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद में वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में क्या करना है आपको, फिर से आपको जो है एक बार बुक पढ़नी है। उसके बाद में आपको लगता है कि इसमें से ये चीज़ छूट गई है तो वीडियो के अंदर आप जो है कमेंट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी जिसमें आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उसमें हम लोग जो है उस चीज़ को ऐड करके और आपको जो है पोस्ट कर देंगे आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि ऐसे नहीं है कि नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। अगर ऊष्मीय प्रभाव ही लिखोगे तो आप सोचना चाहिए आपको कि ऊष्मीय प्रभाव सर ने क्या बताया था, इसके तरीके से आपको जो है पढ़ना है। तो ऊष्मीय प्रभाव के अंदर क्या चीज़ आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत धारा जो है, अगर कोई हीटर को या प्रेस को या आपकी जो केतली होती है जिसके अंदर चाय वगैरह बनाते हैं, आज की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर केतली आती है, ठीक है, तो ऊष्मीय प्रभाव क्या है आपका कि कोई भी जो आपका तार है, ठीक है, उस तार को अपने जब विद्युत धारा देते हैं तो वो अपने में से बहने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, जिसको हमने बोल दिया प्रतिरोध। तो विरोध करेगा, विरोध जब करेगा तो उसके कारण वो क्या होगा, कुछ ना कुछ गर्म होगा। वो पदार्थ की अपनी जो है अपना जो सिस्टम है कि उसके अंदर वो कई पदार्थ कम गर्म होते हैं, कई ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जैसे तांबा वगैरह है वो कम गर्म होते हैं, जैसे नाइक्रोम वगैरह है वो ज़्यादा गर्म होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो ऊष्मीय प्रभाव किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो विद्युत धारा का विरोध करेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, गर्म होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोल देंगे। अब बात आती है कि इसका यूज कहां पे होता है, तो हीटर, बल्ब, ठीक है, लेकिन ये ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ प्रकाशीय प्रभाव जो है वो भी देता है। अब बात आती है कि ये जो ऊष्मीय प्रभाव है इसके अंदर भी एक चीज है, ध्यान से देखिएगा कि आपका जो ऊष्मीय प्रभाव है, कोई भी अपने विद्युत धारा की कोई तार है, ठीक है, उसको जब तक हम लोग जो है 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब तक है 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग गर्म करेंगे ना, तब तक तो वो क्या देगा, केवल और केवल ऊष्मा देगा हमको। लेकिन जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चली जाएगी टेम्परेचर का मान, तो उसके बाद में क्या होगा कि वो ऊष्मा के साथ साथ आपको जो है प्रकाश भी देने लग जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट आपको प्रकाश कब देगा, तो जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका जो टेम्परेचर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊष्मा के साथ साथ आपको जो है वो प्रकाश भी आपको देने लग जाएगा। अब उसके बाद में दूसरी बात आती है कि दूसरा प्रभाव कौन सा है, तो दूसरा प्रभाव कौन सा है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट जिसको अपने बोलते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने सुना है कि जैसे अपने जो गांव वगैरह के अंदर, खेतों के अंदर जो लाइनें जाती है, या फिर अपने बोलते हैं 11 केवी की जो लाइन होती है, 33 केवी की जो लाइन होती है, 66 केवी की जो लाइन होती है, वो अपने को दूर से ही खींच लेती है। ये आपने अगर सुना है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी जो तार है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वो क्या करती है, कुछ ना कुछ अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जिसके एरिया के अंदर हम लोग अगर चले जाते हैं तो उसके कारण हमको जो है झटका महसूस होने लग जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, वो जो आपको झटका महसूस होता है, जिसको अपने बोलते हैं कि दूर से खींच लेती है, वो चीज़ होती है। लेकिन अगर इसी तार को वो क्या करता है, इस तरीके से अगर एक कॉइल का रूप दे देता है, यानी कि इस तार को इसने क्या किया, एक सीधी तार थी और उस तार को उसने क्या किया, इस तरीके से टर्न दे दिया,
ठीक है। तो टर्न देने के बाद में वो क्या होगी, इकट्ठी होगी। इकट्ठी होने के बाद में उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं का जो मान होगा वो संघन होगा, और संघन होने के बाद में इसका जो यूज है वो अलग अलग जगहों पे किया जाता है। वो कहाँ कहाँ पे आपका किया जाता है, तो आपका जो पंखा, ठीक है, आपका जो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो है चुंबकीय प्रभाव है वो यूज किया जाता है। और किस तरीके से इसका जो प्रभाव होता है, तो एक तार के अंदर आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र को इसने कॉइल का रूप देके और जो है यूज करना शुरू कर दिया, और उसको इसने क्या बोल दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोल दिया। यानी कि आपकी एक तो नॉर्मल जो कृत्रिम चुंबक होती है जो आपको मिलती है, और दूसरी आपको जो है प्राकृतिक चुंबक, यानी कि जो आपको बना के अपने देते हैं। जो आपके जो पंखों वगैरह के अंदर यूज होती है वो एक्चुअल में प्राकृतिक चुंबक नहीं होती, कृत्रिम चुंबक का एक प्रकार होती है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रभाव है जिसको बोलते हैं रासायनिक। तीसरा प्रभाव है जिसको अपने क्या बोल रहे हैं, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव कौन सा है, तो आपकी जो बैटरी वगैरह होती है, ठीक है, बैटरी वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि जब आप उसको जो है विद्युत धारा देके चार्ज करते हो तो उस टाइम उसमें से बुलबुले निकलते हैं, गैस से निकलती है, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कौन सा होगा, तो जब हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसको अपने तेजाब बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर आपका कोई अपघट्य विलयन है, ठीक है, अम्लीय विलयन है, उसमें से जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि वो जो अपने छोटे छोटे कणों के अंदर टूट जाता है, ठीक है, अपने छोटे छोटे कणों के अंदर टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। जिससे हमने बोला था कि पीछे की वीडियो के अंदर कि जो आपका पदार्थ है, ठीक है, उसका जो द्रव भाग था, यानी कि द्रव प्रकार का जो पदार्थ था, उसको हमने बोला था कि जो पदार्थ है वो किससे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको अणु, और अणु से छोटे परमाणु, यानी कि जो द्रव है वो भी एक प्रकार का पदार्थ था। तो उसी चीज का इसके अंदर यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, या जिसके रूप बोलते हैं तेजाब के रूप में, ठीक है। तो तेजाब के रूप में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो अब इसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है, रासायनिक प्रभाव का, तो रासायनिक प्रभाव का यूज किया जा रहा है सेल, बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी में इसका यूज किया जा रहा है। उसके बाद में बात आती है चौथे प्रभाव की। चौथा प्रभाव कौन सा है, तो जिसको बोलते हैं किरण प्रभाव। चौथा है किरण प्रभाव। किरण प्रभाव कौन सा है आपका, तो चौथा है किरण प्रभाव। तो किरण प्रभाव कौन सा है, आपने देखा होगा कि जो आपके चिकित्सालय है, यानी कि जो हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों में अपने एक्सरे करवाते हैं, या जिसको अपने छाया चित्र बोलते हैं, हड्डियों का छाया चित्र करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, तो उसके अंदर ये वाला जो प्रभाव है आपका किरण प्रभाव है, उसका यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि बहुत उच्च मान की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, बहुत उच्च मान की जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को वो क्या करते हैं, उच्च मान की जो आपकी वोल्टेज के साथ प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वहां पे जो है लेजर किरणें बनती है, जिसके कारण अपनी जो हड्डियों का छाया चित्र लेते हैं, या फिर जिसको एक्सरे बोलते हैं। तो इस किरण प्रभाव का कहां पे यूज किया जा रहा है, चिकित्सा क्षेत्र में। इसका जो है किरण प्रभाव का यूज कहां पे किया जा रहा है, तो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर यूज किया जा रहा है। उसके बाद में पांचवा प्रभाव, विद्युत धारा का पांचवा प्रभाव कौन सा है, तो पांचवा प्रभाव है जिसको बोलते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव जो आपका, उसके अंदर क्या होता है कि आपके जैसे बोलते हैं कि आपका जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है, अपने पहले तो बल्ब आते थे, लेकिन अभी क्या होती है, ट्यूबलाइट वगैरह आती है, वो भी आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब वगैरह लंबी, तो उसके अंदर क्या होता है कि गैसें भरी होती है, ठीक है, सोडियम वेपर गैसें हैं, कई मर्क्यूरी वेपर गैसें हैं, तो उसके अंदर गैसें भरी होती है। तो वो जो गैसें हैं उनमें से जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो भी अपनी जो है क्या करती है कि अपने छोटे छोटे कणों के अंदर टूट जाती है, जिसके कारण वो अपने को प्रकाश जो है फैल के मिलता है। तो उसका यूज कहां पे किया जा रहा है, गैस आयनीकरण प्रभाव का, तो उच्च तीव्रता वाले जो आपके बल्ब है, उच्च तीव्रता वाले बल्बों में,
यानी कि आपका यूज कहाँ पे किया जा रहा है, तो उच्च तीव्रता वाले बल्बों में इसका जो यूज है किया जा रहा है। यानी कि विद्युत धारा जो आपकी थी, विद्युत धारा के कितने प्रभाव है, 5 प्रभाव, ठीक है। इनके अलावा भी आपका एक प्रकार का प्रभाव और रह जाता है, जो तो आप अभी भी चेक कर सकते हो। किस तरीके से, तो आप कोई भी नंगी तार को जब हाथ लगाओगे तो आपको विद्युत धारा का अनुभव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का अनुभव हो जाएगा। तो 5वां प्रभाव के अलावा 6ठा प्रभाव है जिसको हमने बोलते हैं विद्युत झटका, ठीक है। तो यानी कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव है, तो उसमें प्रभाव जिसके अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा जो है उसका प्रभाव के रूप में हम लोग ऊष्मा के रूप में देखते हैं कि विद्युत धारा जब देते हैं तो उसके कारण एक ऊष्मा पैदा होती है। चुंबकीय प्रभाव जब विद्युत धारा देते हैं तो चुंबक के रूप में जो है वो उसके अंदर से किरणें निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कहाँ पे यूज होता है, तो पंखे मोटर वगैरह के अंदर यूज होता है। उसके बाद में रासायनिक प्रभाव, तो रासायनिक प्रभाव जब हम लोग बैटरी वगैरह के अंदर जो है अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने छोटे कणों में टूट जाती है। किरण प्रभाव को विद्युत उच्च मान की जो फ्रीक्वेंसी है या उच्च मान की वोल्टेज देके अपने जब इकट्ठी करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वो एक किरण के रूप में होती है, जिसका यूज चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे वगैरह या छाया चित्र वगैरह लेने में करते हैं। उसके बाद में गैस आयनीकरण प्रभाव का, तो जो उच्च तीव्रता वाले जो आपके बल्ब है उन बल्बों के अंदर यूज किया जाता है। और इसके अलावा एक 6ठा प्रभाव जिसको अपने बोल सकते हैं विद्युत झटका, जिसका जो है अपने अनुभव ना करें तो बेहतर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे टेक्निकल ही नहीं, उसके साथ साथ में नॉन टेक्निकल की भी सारी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और बेल आइकन को अगर नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे आने वाली जो क्लासें रहेगी वो आपको बेल आइकन अगर प्रेस करोगे तो ही उनके सब नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।